हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रोशन शाह स्टडी पॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 7। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 है हमारा शरीर क्रिया विज्ञान तथा खेल संबंधी चोटें। ये पूरा जो चैप्टर है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही कम टॉपिक लगे हुए हैं, तो आप लोगों को कोशिश करनी है कि आप मेरे साथ एंड तक बने रहें ताकि एक ही लेक्चर में आप लोगों को ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और आपको कोई दूसरा लेक्चर या कोई दूसरा वीडियो के चक्कर में आपको ना रहना पड़े। एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझा के चलूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम पेपर के समय कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर। स्टार्ट करने से पहले आप जानते हैं कि हम अपने टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं एक बार। सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो है शारीरिक पुष्टि के घटकों को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है ताकि आप लोगों को जल्दी याद हो जाए। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि जो व्यायाम होता है उसका हृदय वाहिका तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। देन नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा व्यायाम का श्वसन तंत्र पर प्रभाव। उसके बाद फोर्थ टॉपिक है कि मांसपेशियों पर व्यायाम का प्रभाव। और लास्ट टॉपिक है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है विभिन्न प्रकार की खेल संबंधी चोटें, उनके बचाव और उनके कारण। देखिए, जब मैं 12th क्लास में थी तब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैं तो आपको यही बोलूँगी कि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोग चाहते हैं इस चैप्टर में से कुछ इम्पॉर्टेंट तैयार करने का, तो आप ये लास्ट वाला जो टॉपिक है वो तो ज़रूर तैयार कर लो। ठीक है, इसके अलावा हृदय वाहिका तंत्र पर व्यायाम। बाकी आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग बोलेंगे कि मुझे एक मतलब हमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ भी प्रोवाइड कराइए, तो मैं आप लोगों के लिए वो भी जल्द स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें हम हर एक चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझेंगे और ताकि आप लोगों के फिजिकल एजुकेशन में 90+ आ सके। ठीक है, और आप लोगों का फिजिकल एजुकेशन इतना अच्छा बन सके कि जब आप इसी ईयर CUET दें तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस बात की श्योरिटी मेरी है कि अगर आप लोग मेरे सारे लेक्चर्स देखते हैं तो आप लोगों का CUET में आने वाला फिजिकल एजुकेशन का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा, क्योंकि यहीं से आप लास्ट टाइम के बच्चों से अगर डिस्कस करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए हैं जो इनफैक्ट मैंने उनको बताए भी हैं, और तो और काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो जो मैं आपको कराते हुए चल रही हूँ। तो अगर आप लोग आज अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको CUET के समय कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। पर प्रॉमिस करना है आपको कि आप लोगों को सबसे पहले अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक। सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए फिजियोलॉजी का अर्थ, क्योंकि आपका चैप्टर का नेम ही है फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। ठीक है, तो फिजियोलॉजी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, फिजियो प्लस ओलॉजी। फिजियो का मतलब होता है कि शरीर क्रिया, शारीरिक जो क्रियाएं होती है, और ओलॉजी मीन्स विज्ञान। तो अगर मैं दोनों शब्दों को जोड़ दूं तो बनता है शरीर क्रिया विज्ञान, यानी कि ऐसा विषय जिसमें हम मनुष्य की सभी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं वो कहलाता है शारीर क्रिया विज्ञान। ठीक है, फिजियोलॉजी। अब बात कर लेते हैं शारीरिक पुष्टि के घटक। तो देखिए, शारीरिक पुष्टि के 4 मुख्य घटक है। शक्ति यानी कि स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी। शक्ति, गति, सहन क्षमता और लचक। तो ये 4 जो घटक है वो शारीरिक पुष्टि के घटक माने जाते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि इनको निर्धारित करने वाले ऐसे कौन से कारक है। ठीक है, यानी कि अगर हम शक्ति की बात कर रहे हैं तो शक्ति की को निर्धारित करने वाले ऐसे कौन से कारक है जिन पे शक्ति जो है वो निर्धारित होती है। तो सबसे पहला आपका पॉइंट है शारीरिक भार। देखिए, शारीरिक अगर भार की हम बात कर रहे हैं तो आप सभी जानते हैं कि शारीरिक भार पर शक्ति बहुत हद तक निर्भर करती है, क्योंकि अगर कोई मोटा व्यक्ति है, उसके अंदर बहुत फैट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें मांसपेशियों का जो द्रव्यमान है वो बहुत ज़्यादा होगा। जब मांसपेशियों का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होगा तो यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा। और वहीं एक दूसरी जगह एक पतला सा व्यक्ति है जिसका शारीरिक भार बहुत कम है, तो उसके अंदर मांसपेशियों का जो द्रव्यमान है वो कम होगा। तो कम होगा, इससे क्या पता चलता है कि वो व्यक्ति जो है उसके अंदर शक्ति कम होगी। तो जो शारीरिक भार होता है वो भी व्यक्ति की शक्ति पर को निर्धारित करता है। ठीक है, इसके अलावा मांसपेशियों का आकार। देखिए, मांसपेशियों का जो आकार होता है वो भी आपकी शक्ति को निर्धारित करता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो मांसपेशियां है वो जितनी ज़्यादा बड़ी होगी, जितनी ज़्यादा लंबाई और चौड़ाई में बड़ी होगी, उतनी ही ज़्यादा आप पावरफुल होंगे। आपने देखा होगा, इस प्रकार से आप देखिए, आपने देखा होगा जो लोग जिम ज्वाइन करते हैं,
कुछ समय बाद ना उनकी जो मांसपेशियाँ होती है, उनकी जो आकार होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब जब आकार बढ़ जाएगा तो वो पावरफुल तो हो जाएंगे, क्योंकि आकार बढ़ने से ही मांसपेशियाँ जो होती है वो ज़्यादा शक्ति उत्पन्न कर पाती है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि जो बड़ी मांसपेशियों वाले जो व्यक्ति होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं। कई बार देखा है ना आपने कि कुछ लोग बॉडी तो बनाते हैं सभी, लेकिन कुछ लोगों की बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, वो होते भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो इससे क्या पता चलता है कि उनकी जो मांसपेशियाँ हैं वो उनका साइज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तीसरा आप लोग बता सकते हैं कि मांसपेशियों की संरचना। अब क्या होता है कि मांसपेशियाँ जो होती है ना वो श्वेत और लाल फाइबर से बनी होती है, ठीक है। तो जिन मांसपेशियों में श्वेत फाइबर की ज़्यादा मात्रा होगी, वो क्या होता है, वो जल्दी संकुचन करते हैं, यानी कि वो ज़्यादा एक्टिव, वो व्यक्ति ज़्यादा एक्टिव नहीं होगा, कार्य को अच्छे से नहीं कर पाएगा। लेकिन जिन व्यक्ति के अंदर रेड फाइबर वाली जो रेड फाइबर ज़्यादा होता है जिनकी मांसपेशियों में, वो बहुत अच्छे से वर्क कर पाता है, वो काफ़ी अच्छे से क्या कर पाता है, अपनी सहन क्षमता को बरकरार रख पाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारी जो शक्ति है वो आप अब तो आपको पता है शक्ति जो है वो आपकी मांसपेशी की संरचना पर भी निर्भर करता है। यानी कि जो रेड फाइबर वाला व्यक्ति है, जिसके अंदर रेड फाइबर वाली मांसपेशियों की संख्या ज़्यादा है, उसकी सहन क्षमता, उसकी शक्ति बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। और लास्ट आप लोग बोल सकते हैं कि गामक इकाइयों की संख्या, क्योंकि गामक जो इकाइयाँ होती है उनसे मिलकर ही एक्चुअली जो मांसपेशी होती है वो बनी होती है। तो जिस व्यक्ति के अंदर जितनी ज़्यादा गामक इकाइयाँ होंगी, उससे क्या होगा, उस व्यक्ति की उतनी ही ज़्यादा शक्ति बढ़ेगी, वो उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली होगा। तो इसीलिए कहा गया है कि गामक इकाइयों की जो संख्या होती है वो भी शक्तियों को निर्धारित करने में सहायता करती है। तो इस प्रकार से ये 4 कारक है जो शक्ति को निर्धारित करते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है आपका गति यानी कि स्पीड। तो ऐसे कौन से कारक है जिनसे गति जो है वो निर्धारित होती है, ठीक है, कि गति को जो निर्धारित करते हैं। सबसे पहला है स्नायु संस्थान की गतिशीलता, ठीक है। स्नायु संस्थान मतलब कि जब हम दौड़ते हैं या भागते हैं तो कई बार क्या होता है कि हमारी जो नर्वस सिस्टम है वो कई बार बहुत तेज गति से ना वर्क करने लग जाता है। समझ में आ रही है बात आपको? यानी कि बहुत संकुचित होगा, फिर शिथिलन होगा, तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा और एक्सपेंशन होगा। तो जब इससे होगा तो इससे क्या होगा कि हमारी जो स्नायु संस्थान है वो गतिशील होगा। तो आपकी जो एक गति है वो स्नायु संस्थान की गतिशीलता पर भी निर्भर करती है। इसके अलावा मांसपेशीय संरचना, कि आपकी मांसपेशियों की संरचना कैसी है, आपकी मांसपेशियों में जो आपकी मांसपेशियां है वो श्वेत फाइबर से ज़्यादा बनी है या फिर रेड फाइबर से। तो अगर रेड फाइबर से ज़्यादा बनी होंगी तो आपके अंदर एंड्योरेंस ज़्यादा होगी, आपकी सहन क्षमता बहुत ज़्यादा होगी, आप कार्य को बहुत जल्दी फिनिश कर पाएंगे, आप जल्दी थकेंगे नहीं। वही जब श्वेत फाइबर वाली ज़्यादा होंगी तो इससे क्या होगा, आप थोड़ा सा लो फील करेंगे, आपकी बॉडी में संकुचन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आपकी गति इससे निर्धारित होगी। इसके अलावा विस्फोटक शक्ति भी आपकी गति को निर्धारित करती है। ये देखिए कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा जब एक बॉक्सर होता है रिंग में जब 2 बॉक्सर होते हैं तो वो जब वो आपस में बॉक्सिंग करते हैं तो आपने देखा होगा वो एकदम विस्फोटक शक्ति लगाता है। विस्फोटक शक्ति का मतलब होता है क्विक मूवमेंट पे, मतलब अचानक से जब आप एकदम अपनी पूरी शक्ति, आप अपनी पूरी बॉडी की विस्फोटक शक्ति जब आप यूज़ कर रहे हैं और उस शक्ति का जब आप प्रयोग करते हैं तो सामने वाला ढेर हो जाता है। तो इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है। तो जब बॉक्सिंग में आपने देखा होगा सामने वाला एक पंच मारता है तो सामने वाला ढेर हो जाता है। इसका मतलब पता है क्या है, कि वो अपनी पूरी विस्फोटक शक्ति का प्रयोग कर रहा है, ठीक है। तो विस्फोटक शक्ति आप देखेंगे जितनी स्पीड से वो मारेगा ना, उसमें देखिएगा उसकी स्पीड कितनी अधिक होगी, तो वो भी आपकी गति को प्रभावित करता है। इसके अलावा लचक, आप जानते हैं कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है, तो फ्लेक्सिबल जितना ज़्यादा होगा उतनी ही उसमें गति होगी। और बोला भी गया है कि लचक के द्वारा व्यक्ति की जो गति की सीमा है वो बढ़ जाती है, ठीक है। और लचकदार जो शरीर वाले व्यक्ति होते हैं वो जब कोई गति संबंधी कार्य करते हैं तो क्या होता है कि उनकी मांसपेशियों में तनाव कम पड़ता है। अब जब उनकी मांसपेशियों में तनाव कम पड़ेगा यानी कि स्ट्रेस कम पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको ऊर्जा की आवश्यकता कम होगी, और जब ऊर्जा की आवश्यकता कम होगी तो उनकी एनर्जी सेव होगी, वो कम ऊर्जा में अपने ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएंगे
और आपने देखा भी होगा जिन लोगों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है ना, वो लोग बहुत एक्टिव रहते हैं। कभी आप डांसर्स को देखिए, कभी देखिए आप लोग ऐसे लोगों से मिलिए, तब आपको पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा ही एक्चुअली उनके अंदर आपको लगेगा कि एनर्जी बहुत होती है। तो उनका मेन रीज़न ही यही होता है कि उनकी जो मांसपेशियों पे ज़्यादा बल नहीं पड़ता, इसी कारण क्या होता है, उनकी जो एनर्जी है वो सेव रहती है। ठीक है, तो ये 4 जो कारक हैं जो गति को निर्धारित करते हैं। अब अगला टॉपिक है आपका सहन क्षमता या सहन क्षमता या सहन शक्ति के कारक। यानी कि ऐसे कौन से कारक है जो आपकी सहन शक्ति और सहन क्षमता को निर्धारित करते हैं कि ये आपकी सहन क्षमता है। ठीक है, तो पहला आप बोल सकते हैं एरोबिक क्षमता। एरोबिक क्षमता जो है वो 3 प्रकार की है। सबसे पहला है ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता। देखिए, एरोबिक क्षमता को पहले आप समझ लीजिए। एरोबिक क्षमता का मतलब होता है कि सांस लेना या छोड़ने की जो क्षमता होती है उसे बोलते हैं एरोबिक क्षमता। अब इसमें ऑक्सीजन का ही पूरा काम होता है। ठीक है, यानी कि क्या होता है कि मांसपेशियों की जो ऊर्जा होती है वो इस निरंतर आवश्यकता को केवल ऑक्सीजन जो होती है उसकी उपस्थिति में ही पूरा किया जा सकता है। इसीलिए व्यक्ति की सहन शक्ति की जो क्षमता होती है उनकी एरोबिक क्षमता पर निर्भर करती है। समझ में आ रही है बात आपको? अब ये एरोबिक क्षमता जो है वो निम्न कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि ऑक्सीजन ग्रहण करने की कितनी क्षमता है, ऑक्सीजन का परिवहन कैसा है, इसके अलावा ऑक्सीजन का उपयोग कैसा है और ऑक्सीजन का भंडारण कैसे हो रहा है। तो इन 4 कारकों पर निर्भर करती है एरोबिक क्षमता। फिर आता है आपका मांसपेशीय संरचना, यानी कि आपकी मांसपेशीय संरचना कैसी है। अगर उसमें रेड फाइबर वाली मांसपेशी ज़्यादा है तो आप बहुत समय तक काम कर पाएंगे, आपकी सहन क्षमता बहुत ज़्यादा है, आप किसी काम को पूरा करने के बाद ही रुकेंगे। इस प्रकार से आपका वो होगा नेचर। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, जब आपके अंदर आपकी रेड फाइबर वाली जब मांसपेशी ज़्यादा होगी तो उससे आपकी सहन क्षमता बढ़ेगी। और आप जान अभी आप पढ़ भी रहे हैं कि सहन क्षमता को कौन से कारक जो है वो निर्धारित करते हैं, तो मांसपेशी की संरचना। फिर आता है लैक्टिक अम्ल की सहनशीलता। अब आप जानते हैं कि जब भी हम कोई तीव्र शारीरिक गतिविधि करते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि हमारी बॉडी में ना लैक्टिक अम्ल जो है वो उसका निर्माण होना शुरू हो जाता है। और अगर हम अपने लैक्टिक अम्ल को सहन करने की क्षमता नहीं रख पाते हैं तो वो क्या होता है, वो हमें शारीरिक गतिविधियों में निरंतर तीव्रता को अधिक समय तक जारी नहीं रख पाएंगे। अगर आपकी बॉडी में अगर आप लैक्टिक अम्ल को सहन करने की क्षमता नहीं रख पाते हैं तो किसी भी गतिविधि को आप लंबे समय तक जारी नहीं रख पाएंगे। ठीक है, अगर आपके अंदर वो एक पावर है, आप सहन कर लेते हैं लैक्टिक अम्ल की सहन क्षमता को, तो आप जो है वो उस निरंतर तीव्रता वाली जो गति है उसको भी निर्धारित कर लेंगे। ठीक है, उसको भी सहन कर लेंगे। तो लैक्टिक अम्ल की सहनशीलता पर निर्भर करता है। इसके अलावा गतिविधि की तकनीक। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कई बार क्या होता है कि हम मितव्यय ढंग से भी की गई जो शारीरिक गतिविधियों के कारण भी हम ऊर्जा की कम खपत करते हैं। यानी कि कई बार होता है ना, आपने बहुत कम जगह आपने एनर्जी लगाई है, आपने 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज की है, ठीक है, उसमें ही आपकी बहुत कम एनर्जी जो है वो बहुत कम ऊर्जा की खपत हुई है। तो इस कारण भी क्या होता है, आपकी सहन क्षमता इस पे भी निर्भर करती है। अब देखिए, अब कोई काम आप 10 मिनट कर रहे हैं, वहाँ पे आपकी जो सहन क्षमता लग रही है, वही कोई काम आप 1 घंटे में कर रहे हैं, तो दोनों में अलग अलग डिफरेंस है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपकी जो सहन क्षमता है वो आपकी गतिविधि तकनीक पर भी निर्भर करती है कि आप किस प्रकार की गतिविधि कर रहे हैं और वो कितने समय की गतिविधि कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है कई बार कि हम कोई एक्सरसाइज ज़्यादा लंबे समय नहीं, छोटे समय के लिए करते हैं, तो हमारी जो सहन क्षमता है वो नहीं बढ़ पाती है। सहन क्षमता का मतलब ही यही होता है कि जब किसी गतिविधि को आप एक लंबे समय तक जारी रखते हैं, ठीक है, आपके अंदर कितनी सहन क्षमता है वो दिखाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये सभी जो कारक है वो हमारी सहन क्षमता को निर्धारित करते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक है आपका कि लचक को निर्धारित करने वाले कारक, कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो हमारी लचक को निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है मांसपेशियों की शक्ति। अब आप जानते हैं कि मांसपेशियों जो शक्ति होती है वो तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अधिक मांसपेशीय शक्ति के कारण ही लचक में वृद्धि होती है। जितनी ज़्यादा आपकी मांसपेशीय शक्ति होगी उतनी ही ज़्यादा आपकी लचक भी होगी, उतनी ही ज़्यादा आपकी लचक में वृद्धि होगी। तो आपने देखा होगा कि कमज़ोर मांसपेशी वाले जो व्यक्ति होते हैं, ठीक है, उनकी जो मांसपेशियाँ होती है वो अधिक विस्तार वाली गति कर नहीं पाती है। यानी कि जिस व्यक्ति के अंदर मांसपेशियों का विस्तार ज़्यादा नहीं होगा, ज़्यादा मांसपेशियाँ नहीं विकसित हो पाएंगी, तो वो जो व्यक्ति है वो बड़ी बड़ी चीज़ें यानी कि वो विस्तार वाली गतिविधि नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है।
उसके बाद जोड़ों की बनावट। आप जानते हैं कि हमारे जोड़ जो होते हैं वो हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं। तो क्या होता है कि प्रत्येक जो जोड़ होते हैं, प्रत्येक प्रकार के जोड़ों में एक दूसरे की अपेक्षा कम से कम या फिर अधिक गतियों की करने की क्षमता होती है। यानी कि हर जो जोड़ होता है वो एक दूसरे जोड़ से अलग होता है, ठीक है। तो उनमें भी आप जानते हैं कि अधिक गतियां करने की क्षमता प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। इस प्रकार से जोड़ों की बनावट भी लचक को प्रभावित करती है। फिर है आपका आयु तथा लिंग। अब आप देखते हैं कि आमतौर पर आयु में वृद्धि के अनुरूप लचक में कमी आ जाती है। यानी कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, वृद्धावस्था की ओर जाते जाते हैं, हमारी जो लचक है उसमें कमी आती जाती है। लेकिन अगर इसका ऑपोजिट होता है महिलाएं, आपने देखा होगा जो पुरुष होते हैं वो कई बार ना बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं, लेकिन महिला जो होती है वो उनके अंदर पूरी एनर्जी रहती है, पूरी वो एकदम फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, वो अच्छे से सारे काम कर लेती है। वही वातावरण, देखिए वातावरण भी आपकी लचक को प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि आप किस वातावरण में रह रहे हैं। अगर आप गर्म क्षेत्रों में रह रहे हैं तो आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होगी। गर्मियों में आप लोग देखिए कि आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, पर जैसे जैसे सर्दियां आने लग जाती है आपकी बॉडी एकदम जाम होना शुरू हो जाती है, आपको कुछ काम करने में मन नहीं करता। वहीं आप एक जगह पे जब बैठे रहते हैं या काफ़ी समय तक पढ़ते रहते हैं तो क्या होता है, आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी की मात्रा जो है वो कम हो जाती है। आपकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल नहीं रहती जितनी गर्मियों में रहती है। तो क्या होता है कि एनवायरनमेंट भी आपका एक रोल प्ले करता है। इसके अलावा चोट, आप देखते हैं कि कई बार क्या होता है, कुछ हमें ऐसी उत्तक या फिर मांसपेशीय चोट लग जाती है जो हमारी लचक को कम कर देती है। अगर आपने देखा होगा पैर मुड़ जाता है, ठीक है, कई बार क्या होता है हमें उत्तकों वाली चोट, कुछ खरोच लग गई, कुछ चीरा वीरा लग गया इस तरीके से, तो ये भी हमारी लचक को बहुत हद तक निर्धारित करता है। उसके बाद है मांसपेशीय खिंचाव। कई बार आपने देखा होगा कि मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, वो भी हमारी एक लचक को प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि नियमित रूप से शारीरिक गतिविधि ना करने के कारण मांसपेशियां जो होती है वो छोटी होती जाती है, ठीक है। अगर आप नियमित रूप से शारीरिक गतिविधि नहीं करेंगे तो आपकी जो मांसपेशियां हैं वो छोटी होती जाएंगी। अब जिसके कारण क्या होगा कि जोड़ों का जो विस्तार है वो सीमित होता चला जाएगा। अब जब जोड़ों का विस्तार सीमित हो जाएगा, सीमित मतलब जब एकदम सीमित हो जाएगा, तो इससे व्यक्ति की जो लचक है उसमें कमी आ जाएगी। क्लियर है ये पॉइंट आप सभी को कि इससे क्या होगा, व्यक्ति की लचक में कमी आ जाएगी, क्योंकि जो लचक है वो मांसपेशियों पर निर्भर करती है। और अगर मांसपेशियां अगर विस्तार नहीं कर पा रहे हैं तो लचक तो हो ही नहीं पाएगी, फिर लचक में तो वृद्धि नहीं होगी। इसीलिए ये सभी के सभी जो फैक्टर है वो आपके लचक को निर्धारित करते हैं कि आपकी बॉडी में लचक जो है वो कैसे निर्धारित होगी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हृदय वाहिका तंत्र पर व्यायाम के प्रभाव। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है यहाँ से कि हृदय वाहिका पर व्यायाम के क्या प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है। तो पहला आप लोग देखिए हृदय, देखिए आप सिंपल बात में समझिए, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, कई बार आपके पेरेंट्स आपने देखा होगा लोग एक्सरसाइज करते हैं और बाकी में बहुत बेनिफिशियल होता है एक्सरसाइज करना, रेगुलर उठ के डेली अपने लिए 30 से 40 मिनट निकालना, उस दौरान एक्सरसाइज करना, तो आप देखेंगे कि आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एक्सरसाइज का हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, हमारे हृदय वाहिका तंत्र पर, हमारा जो मस्क्यूलर सिस्टम है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं हृदय वाहिका तंत्र की। अगर हम बात करें हृदय वाहिका तंत्र की तो सबसे पहला आप लोग पॉइंट इसमें बता सकते हो कि मांसपेशियों के आकार और शक्ति में वृद्धि होती है। आप सभी जानते हैं कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब हम नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारी जो मांसपेशियां हैं उनके आकार में वृद्धि होती है। जब उनके आकार में वृद्धि होती है तो इससे क्या होता है कि उनकी शक्ति बढ़ जाती है, और जब शक्ति बढ़ जाती है तो आप ज़्यादा पावरफुल फील करते हैं। हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि मांसपेशियों के आकार को जब बढ़ता है तब क्या होता है, शक्ति में भी वृद्धि होती है। तो जब आप नियमित रूप से व्यायाम करेंगे तो आपकी जो मांसपेशियां है उसके आकार में वृद्धि होगी, उसके आकार में वृद्धि होगी तो आपके अंदर शक्ति की मात्रा जो है वो बढ़ेगी, शक्ति की वृद्धि होगी और आप काफ़ी ज़्यादा एक पावरफुल व्यक्ति बन पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हृदय की कार्यकुशलता में वृद्धि करता है। अगर आप नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो आपके हृदय की जो कार्यकुशलता है वो बहुत अच्छी रहेगी। ये बात तो बहुत
कॉमन पॉइंट है, आप बहुत अच्छे से जानते हो। उसके बाद है रक्त रक्त जो प्रवाह होता है उसमें वृद्धि करता है। रक्त प्रवाह मतलब जो ब्लड फ्लो होता है। आपको बोला जाता है ना, कई बार आप एक स्थान पे बहुत 4-5 घंटे तक बैठे हुए, आपको फिर आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि थोड़ा सा एक्सरसाइज करो ताकि आपके ब्लड का जो फ्लो है वो अच्छा रहे, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे बॉडी में अगर ब्लड का फ्लो अच्छा रहेगा तो हम नेचुरली मतलब एक खूबसूरत, एक अलग ही जो चार्म आता है वो आप पे दिखेगा। आप सारी डिजीजेस से दूर रहेंगे, आप बहुत अच्छे से अपने लाइफ को स्पेंड कर पाएंगे। तो इसीलिए जब रक्त का प्रवाह में जब वृद्धि होगी, इसके अलावा क्या होता है कि हृदय रोगों में कमी होता है। आजकल आप लोग देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा कार्डियक अरेस्ट आ रहे हैं, हार्ट अटैक आ रहा है, कितनी सारी प्रॉब्लम दिल दिल से संबंधित हो गई है। तो क्या हो रहा है, जब आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी जो हृदय रोग है उनसे होने वाली जो बीमारियां है उसका खतरा भी कम हो जाता है। इसके अलावा हृदय की कार्यकुशलता में वृद्धि आती है, जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा नियमित नियमित रक्तचाप, नियमित का मतलब होता है कंट्रोल्ड, मतलब जब आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं तो इससे जो आपका ब्लड प्रेशर रहता है वो ना ज़्यादा उच्च होता है ना ज़्यादा न्यून होता है, तो वो बैलेंस रहता है। क्योंकि आपने देखा होगा प्रॉब्लम कब आती है, जब आपका ब्लड प्रेशर या तो हाई हो जाता है या फिर लो हो जाता है, तो दोनों ही कंडीशन आपके लिए खतरा साबित होती है। इसीलिए जब आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो एकदम कंट्रोल रहता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा आप लोग बता सकते हैं कि पुनः शक्ति प्राप्ति में तेजी होती है। बहुत सारे ऐसे और भी पॉइंट्स हैं जो आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो फटाफट से बताइए। तो ये सभी पॉइंट आप लोग इसमें लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कि व्यायाम का श्वसन तंत्र पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, व्यायाम आप जानते ही है कि जो हम व्यायाम करते हैं उसका हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले जानिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है क्या। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि श्वसन, श्वसन का मतलब होता है कि एक मनुष्य द्वारा वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करना या उत्सर्जन करना ही श्वसन कहलाता है। यानी कि वातावरण में जो रेस्पिरेटरी है वो एक ऐसी क्रिया है जो मनुष्य वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। ये बात आप जानते ही हैं। इसके अलावा तंत्र की बात कर लेते हैं, श्वसन तंत्र किसे कहते हैं। तो देखो, जो अंग श्वसन कार्य में या श्वसन क्रिया में भूमिका निभाते हैं उसे कहते हैं श्वसन तंत्र। अब आप जानते हैं कि श्वसन तंत्र के अंतर्गत हम बात करें तो नासिका, लैरिंक्स, फेरिंक्स, इसके अलावा श्वास नली, दायां फेफड़ा, वायु कोष्ठक, बायां फेफड़ा, ब्रोंकियल नली, ये सभी क्या है, ये श्वसन तंत्र है। क्यों? क्योंकि ये हमारी श्वसन क्रिया में भूमिका निभा रहे हैं, इसीलिए इनको नाम दे दिया गया है श्वसन तंत्र। ठीक है, तो अब जानते हैं कि व्यायाम का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। सबसे पहला, इच्छा शक्ति की दृढ़ता। इच्छा शक्ति मतलब जो आपकी विल पावर है। तो अगर आप रेगुलर, तो इससे क्या होता है कि आपकी जो इच्छा शक्ति है, आपकी जो विल पावर है वो दृढ़ होती है, यानी कि वो स्ट्रांग होती है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा ना, व्यायाम में भी जब आप नियमित रूप से प्राणायाम करते हैं, देखिए प्राणायाम जो है वो एक इतना बेस्ट योगा का आसन है जिसको करने के पश्चात आपकी जो लाइफ है, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ भी एक तरीके से चेंज हो सकती है। ठीक है, इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि जब आप रेगुलरली आप प्राणायाम करते हैं तो इससे आपकी जो इच्छा शक्ति है वो दृढ़ होती है। इच्छा शक्ति मतलब आपकी जो विल पावर है, तो इससे ये दृढ़ होती है। इसके अलावा टाइडल वायु की मात्रा, देखिए टाइडल वायु की मात्रा, सबसे पहले समझिए टाइडल वायु होती क्या है। टाइडल वायु का मतलब होता है कि श्वसन क्रिया के दौरान अंदर ले जाने वाली तथा बाहर छोड़ने वाली जो वायु की मात्रा होती है, मतलब वो वायु जो हम अंदर ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो वायु की वो मात्रा जो हम अंदर ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं उसे हम बोलते हैं टाइडल वायु। तो वो उस मात्रा में भी वृद्धि होगी। इस कारण क्या होगा कि शरीर को अत्यधिक ऑक्सीजन की प्राप्ति होगी। इसके अलावा अवशिष्ट वायु की मात्रा में वृद्धि। देखिए, अवशिष्ट वायु का मतलब है यहाँ पे कि जितने भी आपके शरीर को स्वास्थ्य वायु लेनी है वो ले चुका है, अब जो बची हुई जो वायु है वो आपके लंग्स में रहेगी। तो इसमें जब वृद्धि होगी तो आपके लंग्स को ज़्यादा एयर मिल पाएगी, ज़्यादा ऑक्सीजन मिल पाएगी। इससे क्या होगा, आपके लंग्स जो है वो बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे और लंबे समय तक आपको एक सही लाइफ में हेल्प कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा है श्वसन अंगों में वृद्धि होती है। आप जानते ही हैं
कि आपके जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, जब आप बहुत रेगुलरली आप व्यायाम करते हैं, आप प्राणायाम करते हैं, तो आपके जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं उनके आकार में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अब उनके आकार में जब वृद्धि होगी तो उनकी पूर्ति के लिए भी तो अधिक श्वास लेना पड़ेगा और अधिक श्वास छोड़ना पड़ेगा। और इससे क्या होगा, जब आप ज़्यादा सांस लेंगे, ज़्यादा सांस छोड़ेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपके फेफड़ों और जो आपकी छाती है उसका भी व्यायाम होगा और इसके कारण उनके आकार में भी वृद्धि होगी। ठीक है, फिर बात कर सकते हैं श्वसन संबंधी रोगों में कमी, क्योंकि आप रेगुलरली अगर व्यायाम करते हैं तो आपको जो श्वसन संबंधी रोग है उसमें कमी आती है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि नियमित रूप से जब हम व्यायाम नहीं करते हैं तो हमारे जो फेफड़े होते हैं वो कम क्रियाशील हो जाते हैं, यानी कि वो सही प्रकार से काम नहीं कर पाते हैं। अब उसके कारण क्या होता है कि हमारे जो फेफड़ों में कुछ व्यर्थ के पदार्थ जो जमने लग जाते हैं और धीरे धीरे हमारे जो लंग्स हैं वो खराब हो जाते हैं। लेकिन अगर आप रेगुलर व्यायाम करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपके जो फेफड़े हैं वो बहुत अच्छे से अपना काम कर पाते हैं, एक्टिव रहते हैं। इसीलिए क्या होता है, वो एक लंबे समय तक ठीक बने रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा श्वसन वायु संबंधी रोगों में कमी करता है और वायु की मात्रा में वृद्धि करता है। वायु की मात्रा में मतलब कि अगर नियमित रूप से आप व्यायाम करते हैं तो इससे क्या होगा कि आपके जो श्वसन के अंग हैं उनके आकार में वृद्धि होगी। अब उनके आकार में जब वृद्धि होगी तो हर श्वास द्वारा ग्रहण की गई जो वायु की मात्रा है उसमें भी वृद्धि होगी। तो वायु की मात्रा में जब वृद्धि होगी तो वो आपको इंटरनली जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी। ठीक है, जिससे आपके सभी ऑर्गन्स बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे और आप एक लंबे समय तक बिना किसी डिजीज़ के रह पाएंगे। ठीक है, तो ये सभी के सभी जो प्रभाव है वो है व्यायाम के रेस्पिरेटरी सिस्टम पर।